नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, राजकीय मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। पिछले व्याख्यान में हमने कक्षा बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत महाजनपद युग के बारे में चर्चा की थी। आज उसी कड़ी में उससे आगे हम महाजनपद युग के काल में ही गणराज्यों के उदय, उनके शासन और उनके पतन के बारे में पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों में से एक प्रकार की शासन पद्धति का अभाव था। कहीं राजतंत्र था तो कहीं जनतंत्र, कहीं कहीं पर न्यून अंशों में दोनों का ही समन्वय दिखाई पड़ता है। महाजनपदों की सूची में वज्जी, मल्ल, सूरसेन आदि को गणतंत्र राज्य की संज्ञा प्रदान की जाती है। इनमें से सबसे शक्तिमान वज्जी महाजनपद था। यह एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 कुलों से मिलकर बना था। इसकी राजधानी वैशाली थी। 8 कुलों में एक प्रमुख कुल लिच्छवियों का था, जिनके नाम पर इसे लिच्छवी गण भी कहा गया है। इसी लिच्छवी कुल महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। बौद्ध ग्रंथों में हमें इसके साथ साथ राज्यों के नाम प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला कपिलवस्तु के शाक्य। यह गणराज्य हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में नेपाल की तराई में स्थित था। इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, जिसकी पहचान वर्तमान तिलोराकोट नेपाल से की जाती है। महात्मा बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट अवस्थित रुमिनदेई, जिसका प्राचीन लुम्बिनी था, नामक स्थान पर हुआ था। बौद्ध साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है कि शाक्य अपने को इक्ष्वाकु वंशी प्राचीन क्षत्रिय मानते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य के प्रमुख राजा शुद्धोधन थे, जो महात्मा बुद्ध के पिता थे। शाक्य गणराज्य के निवासियों की संख्या उस समय लगभग 5 लाख थी और इसमें कुल लगभग 80,000 परिवार विद्यमान थे। शाक्य जनपद के निवासी उच्च कोटि के चरित्रवान थे, स्वाभिमानी थे, अपने आप को विशिष्ट मानते थे। इसीलिए वे अपनी जाति से बाहर वैवाहिक संबंधों को मर्यादा के विरुद्ध मानते थे। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में शाक्य गणराज्य एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थित था, लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण से पूर्व ही कौशल नरेश विदुर ने शाक्यों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया और उनके जनपद को कौशल राज्य के अधीन कर लिया था। इसी प्रकार दूसरा प्रमुख गणराज्य रामगाम के कोलियों का था। कोलीय गणराज्य शाक्य जनपद के पूर्व में और मौर्यों संघ के दक्षिण में स्थित थे। इनकी राजधानी रामगाम
की पहचान गोरखपुर जिले में स्थित धार्मिक राम गांव से की जाती है। शाक्य और कोल्य गणराज्य के मध्य रोहिणी नदी बहती थी। बौद्ध ग्रंथ सुमंगल वासनी में इस नदी के जल से सिंचाई के प्रश्न को लेकर इन दोनों गणराज्यों में हुए संघर्षों का विवरण मिलता है, जिसे सुलझाने के लिए स्वयं महात्मा बुद्ध को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। इसी प्रकार तीसरा प्रमुख गणराज्य सुंसुमार गिरी के बगों का था। बगों का छोटा सा गणराज्य सुंसुमार पर्वत पर स्थित था, जिसकी पहचान मिर्जापुर जिले में स्थित आधुनिक चुनार से की जाती है। बगों की प्राचीनता का संकेत ऐत्रेय ब्राह्मण से भी मिलता है, जिसमें एक बार्गायन राजकुमार का उल्लेख है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी भर्ग राज्य का उल्लेख मिलता है। महाभारत और हरिवंश पुराण के संदर्भों से भी यह विदित होता है कि भगों और वत्सों के मध्य बड़ा निकट का संबंध था। बौद्ध साहित्य से हमें ज्ञात होता है कि भगों ने वत्स राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चौथा गणराज्य अलकप के बुल्ली थे। इस गणराज्य की निश्चित भौगोलिक स्थिति की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। संभवतः यह बिहार के मुजफ्फरपुर और शाहाबाद के आसपास स्थित था। महापरिनिर्वाण सूत्र से जानकारी होती है कि अलकप के बुल्लियों ने भी महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके भस्म अवशेषों पर अपना अधिकार जताया था और प्राप्त अंश पर एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। पांचवा गणराज्य केशपुत के कालाम थे। कालामियों का गणराज्य अनुमानतः कौशल के पश्चिम में स्थित था। बौद्ध साहित्य में केशपुत के आलार कालम नामक आचार्य का उल्लेख मिलता है, जो उरुवेला के निकट रहते थे। संबोधि से पूर्व बुद्ध ने आलार कलाम को अपना गुरु मानकर उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। अंगुत्तर निकाय के उल्लेखों से संकेत प्राप्त होता है। केशपुत के कालामियों ने कौशल की अधीनता स्वीकार कर ली थी। छठा गणराज्य कुशीनारा के मल्लों का था। बुद्ध के काल में मल्लों का गणराज्य दो भागों में बटा हुआ था। पहला कुशीनारा के मल और दूसरा पावा के मलों के रूप में। इन दोनों को एक दूसरे के विभक्त करने वाली नदी काकुस्था थी, जो उनके बीच में बहती थी। कुशीनारा की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया गांव के निकटवर्ती खंडहरों से की जाती है, जहां एक स्तूप से मिले ताम्रपट पर इसे बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थल माना गया है। बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात जब पावा के मल्लों ने बुद्ध के अवशेषों के एक अंश की मांग की, तो कुशीनगर के मल्लों ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया था कि बुद्ध हमारे ग्राम क्षेत्र में निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, अतः हम भगवान के शरीर के अवशेष किसी को नहीं देंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के अनुज लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को मल्लभूमि का शासन दिया गया था। सातवां गणराज्य पावा के मल्लों का था। पावा नगरी की पहचान कनिंगम ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पडरौना नामक स्थान से की है, जो कसिया से लगभग 12 मील उत्तर पूर्व में है। कार्लाइल के अनुसार कसिया से 10 मील दूर वर्तमान फाजिलपुर नामक स्थान पर प्राचीन पावा नगरी बसी हुई थी। मल्लों और लिच्छवियों को मनु ने व्रात्य क्षत्रिय कहा है। मल्लों और लिच्छवियों के संबंध में कभी सौहार्दपूर्ण और कभी विद्वेषपूर्ण संबंध
बने रहे। विदेह की तरह मल भी मूलतः एक निरपतंत्रात्मक राज्य था और बाद में गणतंत्र बना। अजात शत्रु ने मल राज्य को जीतकर मगध में मिला दिया गया। आठवां प्रमुख राज्य पिपली वन के मौर्यों का था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को पिपली वन के मौर्यों से संबंधित माना जाता है। मौर्य वंश का होने के कारण ही उसे मौर्य कहा गया है। महावंश के अनुसार पिपली वन के मौर्य क्षत्रिय वंश के थे। मौर्य कपिल वस्तु के शाक्यों की ही एक शाखा थी जिसे पिपली वन में नया नगर बसाया था। इस नगर के चारों ओर पीपल के वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम पिपली वन रखा गया। यह स्थान मयूर ध्वनि से भी गुंजायमान था, इसीलिए यहाँ बसने वाले स्वयं को मौर्य कहने लगे। महापरिनिबान सूत्र में शाकियों और मौर्यों को अलग अलग माना गया है। पिपली वन की पहचान कार्लाइल ने गोरखपुर से लगभग 14 मील दक्षिण पूर्व में स्थित उपधोलिया गांव से की है। नवा गणराज्य मिथिला के विदेहों का था। मिथिला का विदेह गणराज्य वज्र संघ का सदस्य था। विदेह में भी राजतंत्रात्मक शासन था। यहाँ के राजा जनक अपनी शूरवीरता और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। बुद्ध के काल तक विदेह में भी मल राज्य की भांति गणतंत्र स्थापित हो गया था। विदेहों का राज्य बिहार में दरभंगा एवं भागलपुर जिले के क्षेत्र में बसा हुआ था एवं इसकी राजधानी मिथिला का तादात्म्य नेपाल की सीमा पर स्थित आधुनिक जनकपुर से किया जाता है। विदेह राज्य के दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में कौशिकी नदी, पश्चिम में सदानीरा नदी और उत्तर में हिमालय था। 10वां और सबसे प्रमुख गणराज्य वैशाली के लिच्छवियों का था। वैशाली के लिच्छवियों का गणराज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे प्रमुख गणराज्य था। इसकी राजधानी वैशाली की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी के तट पर स्थित आधुनिक बसाढ़ नामक स्थान से की जाती है। लिच्छवियों का गणराज्य गंगा के उत्तर में नेपाल की तराई तक विस्तृत था और संभवतः बिहार के मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों के संपूर्ण क्षेत्र सहित दरभंगा और सारण के कुछ क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित थे। महावग्ग में कहा गया है, वैशाली नगरी बहुजनों के आकीर्ण एवं अन्नपान से संपन्न थी। वैशाली नगरी 3 दीवारों से प्राचीरबद्ध थी तथा एक दीवार दूसरी से 3 मील की दूरी पर थी। यहाँ 3 बड़े बड़े राजद्वार और 3 घंटाघर भी थे। सामंत पाशादिका में बताया गया है, वैशाली की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण उनकी दीवारों को 3 बार विशालतर यानी अधिक बड़ा किया गया। इसी कारण इसे वैशाली कहा जाता है। रामायण में उल्लिखित विशाला नगरी संभवतः वैशाली ही थी। कुछ विद्वानों ने लिच्छवियों के विदेशी होने की बात कही, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। भारतीय परंपराओं में लिच्छवियों को स्पष्ट क्षत्रिय माना गया है। महावीर एवं बुद्ध के समय में 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में लिच्छवी गणराज्य अपने उत्कर्ष पर था। इस काल में लिच्छवी संघ का राजा गणाध्यक्ष चेटक था। अजातशत्रु के विरुद्ध लिच्छवियों ने मलों एवं काशी कौशल प्रदेश के 18 गणराज्यों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया था। लिच्छवी लोग स्वतंत्रता प्रेमी एवं युद्ध कला में निष्णात थे। ये पर्याप्त स्वाभिमानी और अनुशासन प्रिय भी थे। इन सब के होने के बावजूद भी गणराज्यों का पतन हुआ। बुद्धकालीन गणराज्य समृद्ध, सुव्यवस्थित एवं युद्ध कला में निपुण थे। समकालीन राजतंत्रात्मक शक्तियों के समक्ष ये बहुत जल्दी ही नतमस्तक और समर्पित हो गए। ऐसा क्यों हुआ? इसके कई कारण विद्यमान हैं।
जो इस प्रकार है। गणराज्यों के पतन में सर्व प्रमुख कारण था इनका संघ भेद होना। बुद्धकालीन गणराज्यों के पतन का मुख्य कारण उनकी शक्ति का आंतरिक विभाजन या संघ भेद होना था। गणतांत्रिक शक्तियों की सबलता का प्रमुख आधार उनकी विभिन्न गण शक्तियों की वैचारिक तारतम्य थी। अजातशत्रु जैसे पराक्रमी नरेश को यह आभास था कि युद्ध क्षेत्र में सैनिक पराक्रम के बल पर लिच्छवियों को परास्त नहीं किया जा सकता है। अतः उसने अपने मंत्री वशस्कार को लिच्छवी संघ में आंतरिक भेद करने के लिए गोपनीय तरीके से नियुक्त किया। अजातशत्रु ने एक छद्म नाटक द्वारा वशस्कार से झगड़ा कर उसे मगध से निकाला, जिससे वशस्कार को बड़ी सहजता से वैशाली में शरण मिल गई। लिच्छवी गणराज्य में उसे उच्च पद पर आसीन किया गया। सुमंगल विलासिनी से हमें ज्ञात होता है कि 3 वर्ष के भीतर ही वशस्कार ने अपनी कूटनीति और बुद्धि चातुर्य से लिच्छवियों में विलासिता और पारस्परिक कलह के बीज बो दिए। इसके बाद अजातशत्रु ने संगठनात्मक दृष्टि से कमजोर वज्जी संघ पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया और मगध राज्य में मिला लिया गया। दूसरा कारण उनके पतन का जो था वह था लोक परंपरा में राजतंत्र की सुदृढ़ता। भारतीय लोक परंपरा में परीक्षित, जन्मेजय, राजा सगर, भरत, राम जैसे प्राचीन राजाओं के प्रति श्रद्धा एवं देवत्व का भाव रहा। अतः जनमानस में राजतंत्र के प्रति एक विशिष्ट आकर्षण और लगाव पैदा हो गया था। गणतांत्रिक भावनाओं को न वे पूरी तरह समझ पाए, न उन्हें आत्मसात कर पाए। तीसरा कारण राजतंत्रों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा था। बुद्धकालीन राजतंत्रों में साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा जितनी प्रबल थी, उतनी गणतांत्रिक राज्यों में नहीं थी। बुद्ध के काल में 4 प्रमुख महाजनपद कौशल, वत्स, अवंती और मगध में विस्तारवादी प्रवृत्तियों का बोलबाला हुआ, जिसके कारण इन चारों के मध्य शक्ति संघर्ष हुआ। लिच्छवी, शाक्य एवं मल्लों के गणराज्यों में विस्तारवादी चेतना का अभाव विद्यमान था। इन गणराज्यों का ध्यान मूलतः अपने प्रशासन की सुव्यवस्था और सुरक्षा के उपायों पर ही था, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं पर नहीं। राजतंत्रीय महाजनपदों के साम्राज्यवादी संघर्षों ने अंततः इन गणराज्यों का अंत कर दिया। कौशल ने शाक्यों के गणराज्य को अपने अधीन कर लिया, मगध ने लिच्छवियों को परास्त कर अपने राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार गणतंत्रों की विधान मूलक शिथिलताएं गणराज्यों के पतन का कारण बनी। गणतंत्रों का विधान एवं उनकी प्रशासन पद्धति यद्यपि अधिक जनतांत्रिक थी, लेकिन राजतंत्रों के सुदृढ़ केंद्रीकृत रूप के समक्ष कुछ दृष्टियों से शिथिल पड़ जाती थी। प्रथम संस्थागार में लंबे वाद विवाद के बाद तुरंत कार्यवाही कर पाना मुश्किल हो जाता था। दूसरा, गणराज्यों के निर्णयों में गोपनीयता का अभाव रहता था, जिसके कारण शत्रु पक्ष पहले से ही सचेत हो जाता था। तीसरा, गणराज्यों के प्रशासनिक अधिकारी अपेक्षाकृत स्वतंत्र होने के कारण अत्यधिक कार्यकुशल नहीं होते थे एवं इनके भ्रष्ट होने की संभावना अधिक रहती थी। शाक्य गणराज्य के आरक्षक पुरुषों अर्थात पुलिस की उद्दंडता, भ्रष्टता एवं हिंसात्मक आचरण के अनेक उल्लेख बौद्ध साहित्यों में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से उपरोक्त सभी कारणों ने गणराज्यों के पतन में प्रमुख भूमिका निभाई और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ये सभी गणराज्य साम्राज्यवादी शक्तियों, विशेषकर मगध का शिकार बन गए। अगले अध्याय में हम इन गणराज्यों के प्रशासन और विधान के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।